नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूल का दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जो पुस्तकें वर्गीकृत मैंने की हैं उनमें पहली पुस्तक है कला और कलम। कला और कलम गिरिराज किशोर अग्रवाल जी की पुस्तक है और ये पुस्तक भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। और इस पुस्तक में मुझे जो सबसे अच्छा भाग लगा वो प्रागैतिहासिक चित्रकला वाला भाग लगा मुझे, क्योंकि लगभग जो हम स्नातक और स्नातकोत्तर जो प्रथम भाग में मैंने आपको बताई थी कुछ पुस्तकें, उनमें भी ये दिया हुआ था प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में, लेकिन इसमें थोड़ा उन जगहों के नाम भी इसमें दिए गए हैं जो मुझे अभी तक किसी भी बुक में मिले नहीं हैं। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक, मैं इसको भी कहूँगा कि ये पुस्तक भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। हालांकि इसमें भी आपको अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये सब मिल जाएगा, लेकिन ये पुस्तक भी मैं कहूँगा कि अगर आपको समय हो तो इस पुस्तक को भी पढ़ें। और इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बाद में प्रश्नोत्तर भी बनाए गए हैं। तो ये पुस्तक भी मैं कहूँगा कि आप इस पुस्तक को भी, अगर आपको मिलती है तो इस पुस्तक को भी एक बार आप जरूर अध्ययन करें इस बुक का। दूसरी बुक जो है हमारी वह है प्रारंभिक भारत का परिचय, और रामचरण शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में भी अगर आप देखें तो, अगर मैं इसका आपको विषय सूची बताऊं तो इसमें देखिए आप कम से कम इसमें 33 कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। इसमें 33 कॉन्सेप्ट है, जिसमें प्राचीन भारत इतिहास का महत्व है, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक हैं, स्रोतों के प्रकार हैं, भौगोलिक ढांचा और भाषाई ढांचा है, मानव का उद्भव और विकास, प्राचीन प्रस्तर युग, नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण, कृषक, ऋग्वैदिक युग। लगभग इसमें आपको हिस्ट्री से बेस्ड करके जो भी सवाल आएंगे, जो भी प्रश्न आते हैं, वो आपको इस वाली बुक में मिल जाएगा। तो ये पुस्तक भी काफ़ी अच्छी, हेल्पफुल लगी है मुझे। तो अगर मिले ये बुक तो आप इसको ज़रूर लीजिएगा। जो मेरी नेक्स्ट बुक है वह उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प, क्योंकि हम देखते हैं कि ड्राइंग में वास्तुकला, चित्रकला, नृत्यकला, मूर्तिकला, ये सब कला के विभिन्न भाग हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न हमारे बन सकते हैं काष्ठ कला से या मंदिर स्थापत्य कला से। तो उत्तराखंड का जो काष्ठ शिल्प है, इससे रिलेटेड भी यशोधर मठपाल जी की एक पुस्तक है मेरे पास। तो मैंने कहा मैं आपको ये दिखाऊं कि काष्ठ शिल्प या काष्ठ कला के अंतर्गत जो ये पुस्तक बनी है, इसमें पूरा उत्तराखंड से रिलेटेड, हालांकि उत्तराखंड की है ये, तो इसमें उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी काष्ठ शिल्प हमारे उत्तराखंड में होती हैं, किस तरीके से वुड कार्विंग की जाती थी पुराने समय में, उसके पूरा सचित्र वर्णन है। ये देखिए किस तरीके से उत्तराखंड के जो पुराने भवन हैं उनमें ये लकड़ी के जो दरवाजे बनाए जाते थे, ये पूरे के पूरे इसमें दिया गया है। देखिए ये आप देखेंगे तो ये पिथौरागढ़ जनपद के भवनों के जो डिज़ाइन है वो इस पुस्तक में भी बताए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा इसमें आगे तो पूरा इतिहास लिखा हुआ है इसके बारे में, कि कौन सी लकड़ी से बनाए जाते हैं, कब कब बनाए गए, और जो पुराने अभी तक हैं उन सब के बारे में बताया गया है इसमें कि किस लकड़ी से बना सकते हैं आप। देखिए जैसे ये पूरा जो पेड़ों के बारे में दिया गया है, लकड़ियों के बारे में, कि आप ये जो काष्ठ शिल्प है ये इन लकड़ियों से बना हुआ है। तो ये पुस्तक भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। अगर आप शोध करते हैं, आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो रिसर्च वर्क के लिए मैं आपको इस पुस्तक को भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वुड कार्विंग में रिसर्च कर रहे हैं तो एक बार आप इस पुस्तक का भी अध्ययन जरूर करें। ये ग्रामीण एवं लघु उद्योग आयोग उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल के द्वारा प्रकाशित की गई बुक है। और यशोधर मठपाल जी के नाम से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि यशोधर मठपाल जी एक भारत के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ख्याति प्राप्त चित्रकार, इतिहासकार हैं और काफ़ी
सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हुई हैं। तो अगर आपको रिसर्च वर्क करना है तो आप इस बुक से भी रिसर्च कर सकते हैं उत्तराखंड के काष्ठ शिल्प के ऊपर। जो दूसरी बुक है, जैसे मैंने कहा था आपको कि दूसरे भाग में मैं ऐसी बुक्स के बारे में बात करूंगा अमूमन जो हम पढ़ते नहीं हैं या जिन्हें हम समझते हैं कि इनमें से शायद क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये एक उत्तराखंड संस्कृति नाम की है और उत्तराखंड शोध संस्थान प्रकाशन के द्वारा ये छापी गई है। और इस जो जो अंक 4 है इसमें मोलाराम विशेषांक है ये। और मोलाराम से रिलेटेड अगर आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं, आप चाहे रीता प्रताप की बुक भी पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा कि मोलाराम जो है गढ़वाल शैली के चित्रकार थे और इनके पूर्वजों के बारे में मिल जाएगा कि ये किस प्रकार से दिल्ली दरबार से भाग करके और गढ़वाल में आए थे। और ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में कम मिलता है, इनकी रचनाओं के बारे में। तो इस पुस्तक में मोलाराम के ऊपर अगर कोई शोध करते हैं तो मोलाराम से रिलेटेड इसमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको, काफ़ी कुछ साहित्यिक चीज़ें इसमें दी गई हैं। अगर आप देखते हैं तो देखिए मोलाराम के बारे में, देखिए इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। बैरिस्टर मुकंदी लाल से शुरू किया जाता है ये। और क्योंकि मोलाराम चित्रकार के साथ साथ में कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और ब्रज भाषा में वो रचनाएं करते थे, तो लगभग इसमें आपको मोलाराम से संबंधित जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। लगभग अगर मैं कहूँ तो ये जो है किताब, इसमें अलग अलग राइटर्स ने मोलाराम के ऊपर जो आर्टिकल लिखे हैं वो उसका एक संकलन है ये। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ये कभी मिल जाती है ये बुक तो आप ज़रूर इसका अध्ययन करें अगर आप मोलाराम के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये बुक मोलाराम के लिए, मोलाराम की जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आपकी। अब मैं बात करूँ अगर मंदिर स्थापत्य कला के बारे में, तो मंदिरों से भी लगभग हमारे पास सवाल आ जाते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है और किस शैली में निर्मित किया गया है। और लगभग हम सिर्फ इतना जान पाते हैं कि मंदिर जो शैलियाँ हैं वो 3 शैलियाँ हैं, द्राविड़, बेसर और नागर। लेकिन अगर हमें इनके बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो हमें वाकई में ऐसी पुस्तकों की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें इन मंदिरों के बारे में विस्तार से लिखा होगा। तो उसी श्रृंखला में अगर कहूँ तो दक्षिण भारत के मंदिर KR श्रीनिवासन, और ये अनुवाद किया है उमेश दत्त दीक्षित ने। अगर इस बुक की बात करूँ तो आप इसके अंदर दक्षिण भारत के लगभग सभी मंदिरों को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, लगभग आपको दक्षिण भारत के जितने भी प्रमुख मंदिर है इसमें उन मंदिरों के चित्र भी दिए गए हैं ताकि आप जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है और इसमें देखिए लास्ट में इसमें काफ़ी सारी शब्दावलियाँ भी दी गई है कि अगर आपको कोई शब्दावली समझ नहीं आ रही है, अमूमन हर बुक में होती है ये, तो आप इस बुक का भी सहारा ले सकते हैं अगर आपको मंदिर स्थापत्य कला में रुचि है तो। और दूसरी बुक मैं इसी की श्रृंखला में कहूँगा, एक दूसरी बुक है उत्तर भारत के मंदिर। ये जो पुस्तक है ये कृष्णदेव जी ने लिखी हुई है और इसका अनुवाद ओम प्रकाश टंडन जी ने किया हुआ है। तो इसमें आपको उत्तर भारत में स्थित जितने भी मंदिर हैं वो सब मिल जाएंगे आपको इसमें। और लगभग दक्षिण भारत वाली जो पुस्तक है उसी के अकॉर्डिंग ये पुस्तक बनी हुई है। और इसमें उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है देखिए आप, इसमें पूरी चित्रों की सूची दी गई है। और भूमिका में अगर हम देखें इसकी विषय सूची में तो गुप्त, प्रारंभिक, चालुक्य, प्रतिहार कालीन, राजस्थान के मंदिर, गुजरात के मंदिर, मध्य भारत के मध्ययुगीन मंदिर, दक्षिण शैली के मंदिर, उड़ीसा के मंदिर, लगभग इसमें काफ़ी कुछ कवर कर दिया गया है इस किताब के अंदर। अगर आपको मंदिरों के ऊपर अगर आपको रिसर्च करना है या मंदिरों के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो मैं कहूँगा आप ये 2 बुक्स हैं, जो ये दोनों बुक्स उत्तर भारत के मंदिर, दक्षिण भारत के मंदिर, दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों का अध्ययन आप कर सकते हैं।
तो इसीलिए मैंने कहा था कि दूसरे भाग में ऐसी पुस्तकों पे मैं बात करूँगा जो अमूमन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होते हुए भी इन बुकों से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारे सिलेबस में तो थे ही नहीं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमें विविध, जो मैंने कहा था मिसलेनियस वाली बुक्स हैं, उनको ज़रूर आप पढ़ें, तो इनका अध्ययन भी आप कर सकते हैं। एक बुक और है, मैं आपको बताता हूँ, और ये जितनी भी बुक्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब नेशनल बुक ट्रस्ट भारत की किताबें हैं और काफ़ी ऑथेंटिक जानकारी होती है इसके अंदर। और ये सभी किताबें जो हैं ये अमूमन इंग्लिश में है, लेकिन इनका ट्रांसलेशन किया गया है। ये बी चैतन्य देव जी की किताब है और अनुवाद किया है इसका अलका पाठक जी ने। और इस पुस्तक के अंदर आपको सारे वाद्य यंत्र, वो वाद्य यंत्र विकसित कब हुए, उद्भव कब हुए, देखिए इसमें भूमिका में आप अगर देखेंगे तो घन वाद्य हैं, ढोल हैं, सुशीर वाद्य, तंत्र वाद्य, और किस वाद्य यंत्र की परिकल्पना कैसे हुई, वो इतिहास में कैसे उनका भूमिका रही है। और जैसे हमने देखा है कि जैसे ईरान से लोग आए, पर्शिया से लोग आए, तो उन्होंने अपने साथ में वहाँ की कलाएं भी लेके आए। तो सिर्फ चित्रकला के साथ साथ संगीत कला भी आई, तो उनके वाद्य यंत्र भी भारत में आए। तो इस तरीके से हमने इस पुस्तक में आपको वाद्य यंत्रों से रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि वीणा का आविष्कार कब हुआ और संतूर भारत में कब आया, कहाँ से आए, नगाड़ा जो है कौन लेके भारत में आए। तो अब हम ये देखते हैं कि अमूमन ये अब हमारे जीवन का हिस्सा हो चुके हैं, इसलिए हम इन पे ज़्यादा गौर नहीं करते कि ये कहाँ से इनका उद्भव हुआ, किसने इनका आविष्कार किया। तो इस पुस्तक में लगभग हर वाद्य यंत्र का सचित्र वर्णन किया गया और बताया गया कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो किस उपलक्ष्य में बजाया जाता था। और लगभग विकसित क्रम अगर हम देखेंगे तो जो आज के मॉडर्नाइज जो इक्विपमेंट्स हैं उनका भी इसमें वर्णन है कि कोई अगर आप नया देखते हैं कि अगर आपने गिटार देखा तो गिटार जो उसका मॉडर्नाइज रूप है, लेकिन जो शुरुआती युग में, शुरुआती जो काल था उस समय कैसे थे वाद्य यंत्र, तो आप इसमें सब आपको मिल जाएगा। आप इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो काफ़ी अच्छी ये बुक है वाद्य यंत्र से रिलेटेड, अगर इन सब में अगर आपको शोध करना हो तो। दूसरी बुक है हमारी ये नई, दूसरी वाली, ये है प्राचीन भारतीय वेशभूषा, रोशन अलकाजी की है और अनुवाद हमीदुल्लाह ने किया। अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूँ तो ये बुक बेस्ट सेलर बुक्स की कैटेगरी की बुक है ये। और इसके अंदर अगर आप देखें कि जितने भी डायनेस्टी हमारे भारत में हुई है उन समय कैसे वस्त्र पहनाए जाते थे या कैसे वस्त्र हम पहनते थे, इस सब का वर्णन मिल जाएगा। मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त काल किस समय जो जनजीवन के जो वस्त्र होते थे वो किस प्रकार के होते थे। अगर आप माइथोलॉजिकल सीरियल को देखते हैं तो आपको उसमें पता लगता है वो कॉस्ट्यूम ड्रामा सीरियल्स होते हैं, उनमें कॉस्ट्यूम कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ से जो उसके जो आर्ट डायरेक्टर होते हैं वो कहाँ से रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च वर्क जो करते हैं या तो किसी पुस्तकों का सहारा लेते हैं या मिनिएचर पेंटिंग जिसे हम लघु चित्र कहते हैं, उन लघु चित्रों को देखते हैं और उन लघु चित्रों में पता चल जाता है कि उस समय के वस्त्र कैसे रहे होंगे। अगर आप देखिए भरूच स्तूप की यहाँ पर बात चल रही है कि भरूच स्तूप में जो महिला की मूर्ति है उसको किस प्रकार से वस्त्र पहने हुए हैं, तो पूरे के पूरे इसमें देखिए उसमें वर्णन किया गया है कि उसने उत्तरीय पहना है, कायबंद है, मेखला है, लबनन है, कंठा है, कर्णिका है, कंगन, बाजूबंद, कड़ा। तो आप देख सकते हैं इसमें चित्रों के माध्यम से पूरे के पूरे जैसे ये यक्षी है तो यक्षी हम मूर्ति तो देखी है हमने, लेकिन उस मूर्ति में क्या वस्त्र पहने हुए हैं, उस वस्त्र के नाम क्या है, तो लगभग इसमें सारा दिया गया है। ये सब भरूच स्तूप के अंदर जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों के बारे में इसमें डिटेल से जानकारी दी गई है।
देखिए, अब ये आप देख सकते हैं। अब ये सातवाहन जो साम्राज्य है उसके समय में कैसी वेशभूषा थी, तो उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, तो आप देख सकते हैं। अगर हम अजंता की बात करते हैं, अजंता या एलोरा की, तो अगर आपने देखा होगा अजंता के चित्रों के बारे में, तो वहाँ पर भी देखा है हमने कि किस प्रकार के वस्त्र पहने हैं उन्होंने, और जो आभूषण पहने हैं या जो उन्होंने केश श्रृंगार किया है, हम उनकी बातें ही, जब हम विशेषताएं लिखते हैं उन चित्रों की, तो हमें अमूमन ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं कि कैसे वस्त्र हैं, आभूषण हैं, केश विन्यास कैसा है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे इस पुस्तक में, आपको हर पेज पे कुछ न कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आप देखिए कुषाण काल के समय कैसे वस्त्र थे, तो ये सचित्र वर्णन इसमें किया गया है, आप देख सकते हैं इस पुस्तक को। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये पुस्तक जो प्राचीन भारतीय वेशभूषा पर आधारित है, इसमें ज्ञान का अथाह सागर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर इस पुस्तक को, अगर आपको ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर इन पुस्तकों को खोजेंगे तो आपको ज़रूर ये मिल जाएगी वहाँ पे। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप नेशनल बुक ट्रस्ट की जो वेबसाइट है, आप उसमें लॉगिन कर करके आपको ये पूरी कैटलॉग मिलेगा वहाँ पे, और आपको जो भी पुस्तक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी पुस्तक है, आप ज़रूर उसमें से इनको परचेज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताबें हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी भारत का प्रागैतिहासिक और आद्य इतिहास। ये बुक भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें पाषाणकालीन और गैर हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में काफ़ी डिटेल से लिखा गया है, और सचित्र वर्णन भी है इसमें, चित्र भी बनाए गए हैं इसमें। तो ये पुस्तक भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो ये पुस्तक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल सकती है। ये प्री हिस्टोरिक, अगर आपको प्री हिस्टोरिक पे रिसर्च करना है तो ये उस कार्य के लिए काफ़ी उपयुक्त पुस्तक है। पुस्तक है ये है एलिफेंटा की गुफाओं की मार्गदर्शिका। ये पुस्तक के बारे में मैं कहूँगा तो थोड़ा सा रोचक ढंग से मैं अगर आपको बताऊं, तो ये जब मैं एलिफेंटा केव्स की विजिट में गया था, एलिफेंटा केव देखने के लिए गया था मैं जब, तो वहाँ पर जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो ऑफिस होते हैं, वहाँ पर ये पुस्तकें एक किस्म से गाइड का काम करती है हमारी। लिखा हुआ है मार्गदर्शिका, यानी कि आपको गाइड करती है। अगर आप इसको पुस्तक को लेते हैं और तब अगर आप उन गुफाओं में घूमते हैं, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये गुफा कौन सी है, कौन से नंबर की है। तो इसमें एलिफेंटा केव्स का पूरा जो मैप है, और देखिए आप किस तरीके से बताया गया है इसमें कि कहाँ पे कौन सा ब्लॉक है और कौन से ब्लॉक में कौन सी आपको मूर्ति मिल जाएगी। तो ये मैं कहूँगा कि अगर आप कभी भी किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो भी इससे रिलेटेड साहित्य मिलता है आप उसको ज़रूर लें, क्योंकि उससे ज़्यादा ऑथेंटिक कोई भी पुस्तक नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा ऑथेंटिक कोई पुस्तक नहीं हो सकती। और आपको मैं अमूमन एक चीज़ बताऊं कि जो हम कहते हैं कि एलिफेंटा केव्स का नाम एलिफेंटा की एक मूर्ति के ऊपर पड़ा था, तो ये है वो मूर्ति जिसको पुर्तगालियों ने देखा था, और इस मूर्ति के नाम पर ही इस पूरी गुफाओं का नाम एलिफेंटा केव्स रखा गया था। तो इस पुस्तक में बताया गया कि ये मूर्ति कहाँ है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बहुत ही बढ़िया पुस्तक है ये। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप कभी भी किसी भी मॉन्यूमेंट्स में जाएं, तो उस मॉन्यूमेंट्स पे जो मिलने वाली पुस्तकें हैं उनको ज़रूर आप लें, ऑथेंटिक होती हैं। अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पब्लिश्ड बुक पढ़ते हैं, तो वो उससे ज़्यादा ऑथेंटिक किसी भी राइटर की बुक नहीं होगी। तो सबसे ऑथेंटिक बुक है एलिफेंटा के ऊपर। नेक्स्ट बुक की मैं बात करूं तो ये वेल नोन नेम है वाचस्पति गैरोला। भारतीय चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास इसमें लिखा हुआ है, और लगभग अगर आपको
ये किताब मिलती है तो इसको भी अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये हालांकि उस वे में नहीं लिखी गई है कि एक स्टूडेंट जैसे होती है कि बीए की एमए की बुक होती है, उस वे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फैक्ट भरपूर भरे हुए हैं इसमें। वेल नोन नेम है वाचस्पति गैरोला। तो अगर आपको भारतीय चित्रकला या संस्कृति इतिहास में पढ़ना है भारतीय चित्रकला को, तो आप इस पुस्तक को भी प्रिफर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये भी। नेक्स्ट है हमारी लद्दाख की कला और संस्कृति, प्रेम सिंह जीना जी के द्वारा लिखी गई है। और ये पुस्तक भी ऑथेंटिक बुक है। क्यों ऑथेंटिक बुक है? अगर आप इसका पब्लिशर देखते हैं, अब आप देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से ये पब्लिश्ड है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो लद्दाख की कला के बारे में पूरा इसमें विस्तार से वर्णन किया गया कि लद्दाख में थंका चित्रकला के बारे में, लद्दाख के जो त्यौहार हैं, लद्दाख की वेशभूषा, लद्दाख के वाद्य यंत्र, और लद्दाख में बौद्ध कला का उद्भव विकास, लद्दाख बौद्ध संस्कृति का इतिहास क्या रहा है। तो पूरा का पूरा इसमें अगर आपको लद्दाख के ऊपर रिसर्च करना है तो मैं कहूँगा कि ये पुस्तक भी बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें पूरा का पूरा लद्दाख ही भरा पड़ा है। इसमें जो भी वहाँ पे गोम्पाज होते हैं, मोनेस्ट्री होते हैं, उसके अंदर किस तरीके से जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उन मूर्तियों में किस प्रकार से जो अलंकरण किया गया है, ये देखिए आप, लद्दाखी युवक और युवती की परंपरागत वेशभूषा, और पूरा का पूरा इसमें लद्दाख की जो संस्कृति है ओवरऑल। अगर आपको लद्दाख की कला को समझना है तो आप इस पुस्तक से बेस्ट कोई भी पुस्तक नहीं हो सकती है। दूसरी पुस्तक है हमारी प्राचीन भारतीय कला और वास्तु एवं पुरातत्व, डॉक्टर वी.के. पांडे जी की है। तो ये पुस्तक भी लगभग मैं कहूँगा ये जो पुस्तक है ये बीए के तृतीय वर्ष के लिए निर्धारित की हुई है। तो लगभग आप कई लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। तो ये पुस्तक भी मुझे काफ़ी सही लगी है, काफ़ी इसमें फैक्ट अच्छे हैं। तो अगर आपके पास ये बुक है तो इससे भी काफ़ी सारे वास्तु और पुरातत्व के प्रश्न बन जाते हैं। और अंतिम बुक की जो मैं बात करूं, अंतिम बुक है हमारी चित्रकला शिक्षण एवं परिचय, डॉक्टर अर्चना कुलश्रेष्ठ, सुमित्रा शर्मा जी की पुस्तक है ये पुस्तक बेसिकली अगर आप बीएड कर रहे हो, कला में बीएड कर रहे हैं आप, तो बीएड वालों के लिए बहुत अच्छी है। इसमें किस प्रकार से आपको लेसन प्लान बनाना चाहिए, अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो इसमें लगभग बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया कि देखिए जैसे पोस्टर क्या होते हैं, अच्छे पोस्टर के गुण क्या हैं, और अलंकारिक डिज़ाइन कैसे बनाए, डिज़ाइन का अर्थ और प्रकार। लगभग ये जो बुक है ये काफ़ी अच्छी मुझे लगी है कला शिक्षण के लिए, क्योंकि जैसे आपका इसका टाइटल देखेंगे चित्रकला शिक्षण, तो चित्रकला शिक्षण पे बहुत कम बुक ये मुझे ऑनलाइन सर्च करते हुए नज़र आई थी और मैंने ये फिर ख़रीद ली थी। तो जब मैंने इसका अध्ययन किया तो काफ़ी कुछ मुझे बहुत अच्छी बुक लगी। और इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें कलाकारों के जो इतिहास है वो तो हमने पढ़ा ही हुआ है, लेकिन जो आप ब्लैक बोर्ड पे कैसे काम करें, या आप जब आप बच्चों को ड्राइंग सिखाएंगे, जब आप टीचिंग लाइन में आ जाएंगे, उसके बाद ये पुस्तक काफ़ी आपको हेल्प देगी आपको। तो आपको लेक्चर कैसे देना है, क्योंकि ड्राइंग में अमूमन एक धारणा बनी हुई है कि ड्राइंग जो टीचर है वो क्या करेगा, क्या सिखाते होंगे, सिर्फ एप्पल मैंगो यही एक जो नॉर्मल फिनोमिना बना हुआ है ना ड्राइंग टीचर के लिए। लेकिन हम कहते हैं कि ड्राइंग टीचर अपने आप में हिस्टोरियन है, वो एक इतिहासकार है वो अपने आप में। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पुस्तकों का अध्ययन करते रहें, क्योंकि कला का क्षेत्र इतना व्यापक है, कला का क्षेत्र इतना व्यापक होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, कि अगर आप अपने को अपडेट नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं कंपटीशन हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। और दूसरी बात यह है कि आजकल इतनी ज़्यादा कंपटीशन की होड़ है कि
कि मेरिट में पॉइंट नंबरों से पॉइंट पॉइंट का हिसाब लगाया जाता है, और पॉइंट से आप कई हजारों परीक्षार्थियों के पीछे चले जाते हैं। तो मैं सभी जितने भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी मित्र हैं, जितने भी कला के विद्यार्थी हैं, मैं सबको कहूँगा कि जितनी पुस्तकें मैंने आपको आज इस वीडियो में दिखाई हैं, वीडियो हालांकि बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन जानकारी देना मेरा कार्य था। और बहुत सारे जो मेरे छात्र हैं वो मुझसे यही कह रहे थे कि आप सर हमें पुस्तकों के बारे में बताएं कि कौन सी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए। तो आज मैंने फुर्सत से ये वीडियो बनाया कि आपको मैं उन सब किताबों के बारे में बता सकूं जिनसे मैं आपको पढ़ाता हूं, जहां से मुझे नॉलेज मिलता है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी सारी पुस्तकों को पढ़ने के बाद कोई प्रश्नावली बनती है, या जब आप प्रश्न पूछते हैं मुझसे तो मैं उनका उत्तर कहाँ से निकालता हूँ, कहाँ से ढूंढता हूँ, या कौन सी प्रमाणिक पुस्तकें मैं प्रेफर करता हूँ आंसर देने के लिए। तो मैं सबसे यही कहूँगा आप सब लोगों से कि आप एक आदत ज़रूर डालिए पुस्तकों को खरीदने की, पुस्तकों को पढ़ने की। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप, अगर आप चैलेंज भी करते हैं किसी सवाल को, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऑथेंटिक बेस होना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे हमारे सबसे अच्छे मित्र होती है पुस्तकें, किताबें। तो आप ज़रूर जितनी भी पुस्तकें मैंने बताई अगर आपको मिलती हैं तो ज़रूर एक बार इनका अध्ययन कीजिए। और काफ़ी सारी बुक्स अमेज़ॉन पे उपलब्ध हो जाएंगी, कुछ फ्लिपकार्ट पे होंगी, कुछ नेशनल बुक ट्रस्ट की हैं। और अगर आपको ये पुस्तकें नहीं मिलती है तो आप अपने शहर के जो वेल नोन जो बुक सेलर्स होंगे, अगर आप उनको ये पुस्तकें बताएंगे या इनके नाम बताएंगे, हो सकता है वो आपको इसको प्रोवाइड करा दें। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि पुस्तकें पढ़िए, पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, है ना। तो फिलहाल आज के वीडियो में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप पुस्तकें ज़रूर पढ़ें।